हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपीएससी फॉर यू। जैसे आप जानते हैं इसमें हम जेपीएससी एंड बीपीएससी दोनों के जेपीएससी का पेपर 2 का प्रिपरेशन और प्लस पेपर 1 फॉर जेपीएससी एंड बीपीएससी बोथ हम कर रहे हैं। तो हमने पॉलिटिक्स इंडियन पॉलिटी से शुरू किया था। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फॉरेन इम्पैक्ट ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम देखेंगे आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। So those who have not subscribed, please subscribe my channel. So without wasting any time, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 300 आर्टिकल्स, 350 आर्टिकल्स, मोर देन 400 आर्टिकल्स या 500 आर्टिकल्स। तो ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे, और अभी वो बढ़ के हो गया 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पार्ट्स आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वाज देयर इन द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल पूछा है तो 22 पार्ट, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। सो ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3, देयर वेर ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन कैलकुलेटिंग और नंबरिंग वाइज इज 390 articles, 5 schedules, 395 articles, 12 schedules, 395 articles, 10 schedules, 444 articles, 12 schedules। जेपीएससी 2003 का क्वेश्चन है। एक्चुअली 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे, 4 शेड्यूल्स बाद में ऐड हुए थे। सो हम लोग ऑप्शन बी जेपीएससी ने माना था इसको। सो 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 5, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज ऑफ 395 articles, 22 parts and 12 schedules, 371 articles, 21 parts and 11 schedules, 372 articles, 20 parts and 7 schedules, 381 articles, 23 parts and 8 schedules। तो इसको भी बीपीएससी ने ऑप्शन ए को सही माना था। 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आपको डिटेल से मिलेगा। ऑप्शन अभी 12 है। सो देयर आर 12 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली क्या था? 8 शेड्यूल था। फिर 9 शेड्यूल ऐड हुआ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, लैंड टेन्योर, लैंड टैक्स एंड रेलवे से रिलेटेड। फिर 10th शेड्यूल ऐड हुआ 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको बोलते हैं, डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। 11th शेड्यूल ऐड हुआ 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, और इसमें था प्रोविजंस ऑफ पंचायती राज। एंड 12th शेड्यूल वाज एडेड बाय 74th अमेंडमेंट इन 1992 फॉर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का प्रोविज़न था इसमें। तो इसमें आपके सारे जो 8 से लेकर 12 शेड्यूल्स तक बने उसकी डिटेल्स है। Now question number 7, Indian Constitution has 9, 12, 10 schedules. So where is it? 12 schedules. Now consider the following statement. The Constitution of India has 20 parts. There are 390 articles in the Constitution of India. In all, 9, 10th, 11 and 12 schedules were added to the Constitution of India by Constitution Amendment Act. सभी हमने ऊपर देखा, 20 नहीं 22 पार्ट हैं, सॉरी 22 पार्ट है तो रॉन्ग होगा ये। 20 आर्टिकल्स नहीं है, 22 आर्टिकल्स है, और ये जो 4 शेड्यूल ऐड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सेम वही इसमें लिखा है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू सेम अगेन 22 parts. The Constitution of India were originally divided into 22 parts, but 4 new parts have been added by amendment. These parts are Part 4A for fundamental duties. फंडामेंटल ड्यूटीज़ को Part 4A में डाला है, पंचायत को Part 9A में डाला है, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डाला है, और Part 14A फॉर ट्रिब्यूनल्स। Part 7 which was related to Part B states has been repealed by 7th Amendment Act 1956। तो 7th Amendment Act 1956 में से Part 7 को रिपील किया गया था।
Thus the actual number of parts in the constitution is 25, but the numbering of the parts of the constitution is 22. मतलब जो 3 ऐड हुए हैं वो A ऐसा करके 9A 4A और 14A में ऐड हुए, तो टोटल 25 है बट काउंटिंग में 22 ही है। क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड रिलेटिंग टू सिटीजनशिप? सो पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11। क्वेश्चन 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच प्रॉपरली? सिटीजनशिप पार्ट 2 सही है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 सही है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 6A एंड स्टेट पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम आगे देखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो पार्ट 4A में है। The provision related to fundamental duties is included in Part 4A, which was inserted in the Indian Constitution in 1976. तो अदर ऑप्शंस आर करेक्ट। अदर ऑप्शंस को भी याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन अदर ऑप्शन से भी बन जाता है। मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2, लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। फंडामेंटल ये हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स है आर्टिकल 3 में दिया हुआ है, सिटीजनशिप पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आर्टिकल 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसमें मेंशन है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Question number 13, which part of our constitution envisages a 3-tier system of पंचायत? मतलब हमारा पंचायत 3-tier सिस्टम है, एक है ग्राम पंचायत, तालुका और मंडल पंचायत और डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पंचायत। In 1992, 73rd and 74th constitutional amendment were passed by the parliament. 73rd amendment is about rural local government known as Panchayati Raj institution. 74th amendment is related to urban local government, Nagar Palikas. 73rd amendment introduces 3 tiers पंचायत सिस्टम इन पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने देखा पहले पार्ट 9 में ऐड किया 9A 9B। एट द बेस इज ग्राम पंचायत कवरिंग ए विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस। द इंटरमीडिएरी लेवल इज द मंडल और तालुका पंचायत। The intermediate level body need to be constituted in smaller states having a population less than 20 लाख से जहाँ कम पॉपुलेशन होता है वहाँ ये इंटरमीडिएट लेवल बॉडी गठित होती है। एट द एपेक्स पे कौन है? जिला पंचायत, कवरिंग द एंटायर रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, पार्ट 9 में ऐड हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, Which part and chapter of the Indian Constitution deal with the legislative relation between union and state? तो ये बात तो करता है पार्ट 11 एंड चैप्टर 1, पार्ट 11 एंड चैप्टर 2, पार्ट 12 एंड चैप्टर 1, पार्ट 12 एंड चैप्टर 2। तो ये पार्ट 11 एंड चैप्टर 1। पार्ट 11 of the Indian Constitution deals with the relation between union and states. Chapter 1 of part 11 is about distribution of legislative power between union and states, and chapter 2 deals with administrative relation between them. Part 12 deals with finance, property, contract and suit. Now question number 15, which of the following schedules of the Indian Constitution lists the names of states and specifies their territories? तो ये फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है, बाकी हम देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट शेड्यूल में है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया। सेकेंड शेड्यूल में लिस्ट ऑफ सैलरीज ऑफ ऑफिशियल्स होल्डिंग पब्लिक ऑफिसेज, जजेज एंड CAG। थर्ड शेड्यूल में है फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और अफर्मेशंस। एंड फोर्थ शेड्यूल में है एलोकेशंस ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, दैट इज अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंशन्ड इन द थर्ड शेड्यूल? थर्ड शेड्यूल में क्या क्या है? तो थर्ड शेड्यूल में है क्या? पहले हमने देखा भी फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन।
तो किसका किसका ओथ का जिक्र करता है थर्ड शेड्यूल में, वो देखना। ऑप्शन 1, फॉर्म्स ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर ए मिनिस्टर ऑफ द यूनियन। यूनियन में किसी मिनिस्टर के लिए ओथ का लिखा है उसमें। फॉर्म ऑफ ओथ टू बी मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फॉर्म ऑफ ओथ टू बी मेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो ऑप्शंस 1 2 3 2 3 4 1 2 4 एंड 1 2 3 4 सभी। तो इसमें देखेंगे कि जज का जो रहता है वो इसमें मेंशन नहीं किया। जज के लिए आर्टिकल 16 में फॉर्म्स एंड ओथ का दिया हुआ है। थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फॉर्म्स ऑफ ओथ ऑफ और अफर्मेशन टू बी मेड बाय द फॉलोइंग। अब कौन कौन इसके अंदर में आता है? ए मिनिस्टर फॉर द यूनियन, ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, the judges of the Supreme Court and the CAG, a minister for a state, a candidate for election to the legislature of a state, a member of the legislature of a state, or judges of High Court. The form of oath for the President of India has been given in Article 60 of the Constitution but not in the third schedule. Now question number 17. Fourth schedule of the Constitution of India deals with allocation of seats for the Council of State, पॉलिटिकल डिफेक्शन, पंचायती सिस्टम एंड लैंग्वेजेस। तो हमने देखा फोर्थ शेड्यूल डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज राज्यसभा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18. इफ ए न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड? तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का लिस्ट एंड बाउंड्रीज उसका डिफाइन किया हुआ है। तो अगर हम नया स्टेट या यूटी बनाते हैं तो फिर हमें फर्स्ट शेड्यूल को ही चेंज करना पड़ेगा। वही लिखा है, फर्स्ट शेड्यूल कंप्राइजेज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, हेंस इट मस्ट बी अमेंडेड इफ अ न्यू स्टेट यूनियन टेरिटरी इज टू बी क्रिएटेड। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन 19. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरफ, इधर शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और इधर सब्जेक्ट मैटर है। तो फोर्थ शेड्यूल में क्या है? हमने देखा भाई काउंसिल ऑफ स्टेट्स के सीट्स के एलोकेशन के बारे में बात करता है। सिक्स शेड्यूल में है ट्राइबल एरियाज़ के बारे में। एट शेड्यूल है लैंग्वेज के बारे में। नाइन शेड्यूल है लैंड रिफॉर्म के बारे में। तो A4 तो A4 ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन डी। सॉरी A3 है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विल सी द एक्सप्लेनेशन। फोर्थ शेड्यूल सेम वही लिखा है। नाउ मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो हमने देखा 7th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 9th शेड्यूल एंड 10th शेड्यूल। सेवन शेड्यूल में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। सॉरी सेवन शेड्यूल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस है। 9th शेड्यूल में है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड 10th शेड्यूल में है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। सो A3 B1 देखें तो ऑप्शन सी सेम ही पे लिखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21. टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म्स लॉज हैव बीन इंक्लूडेड इन, तो वो 9th शेड्यूल में ऐड हुआ था बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। The laws related to land reform and zamindari abolition have been given constitutional protection by Schedule 9
of the Constitution, which was inserted by First Amendment Act in 1959, June 1959. Now match the following: Union list, state list, and concurrent list. So Union list has 97 entries, state list has 66 entries, और concurrent list है 47 entries. मतलब यूनियन लिस्ट मतलब जिसपे सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है. स्टेट लिस्ट मतलब जिसमें स्टेट्स गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाती है. और कंकरेंट लिस्ट मतलब जिसमें स्टेट्स एंड सेंटर दोनों कानून बना सकती है. तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? इज इन द स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, नॉट स्पेसिफाइड इन एनी लिस्ट. सो ये है कंकरेंट लिस्ट, इसमें स्टेट्स अपना कानून बना सकती है और सेंटर अपना कानून. Entry number 20 of the concurrent list is related to economic and social planning. It is to be noted that the Planning Commission of India was established by the Government of India अंडर दिस एंट्री. और ये सारे लिस्ट जो है वो एक लिस्ट आउट करके लक्ष्मीकांत के बुक में लास्ट में दिया हुआ है, कौन कौन से किस में आती है, कौन सी स्टेट्स में आती है, कौन सी यूनियन में, कौन से कंकरेंट लिस्ट में. इकोनॉमिक प्लानिंग इज इंक्लूडेड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सेम concurrent list. Which of the following is the subject of concurrent list? Police, criminal matters, radio and television, foreign affairs. So criminal laws including all matters included in the Indian Penal Code are subject to concurrent list, while police is the subject of state list, foreign affairs, radio and television are the subject of union list. So ऑप्शन बी. ये सब चीज़ याद रखना है, और अगर बार बार चीज़ पढ़ेंगे तो ये सब याद होते भी जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा ब्लड हो गया. Which of the following entry is subject of concurrent list? Population control and family planning, public health and sanitation, per person tax, treasure travel. तो इसमें ऑप्शन ए. Population control and family planning is the subject of concurrent list, and public health and sanitation, travel, treasure travel, and per person tax are state subject. Now question number 27. और कंकरेंट लिस्ट हमने कहाँ से लिया है? और फॉरेन इम्पैक्ट में देखा था, दिस टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट लाइज इन द कंकरेंट लिस्ट? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, पुलिस, डिफेंस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्रीकल्चर अब एक कंकरेंट लिस्ट में आया है, पहले ये स्टेट लिस्ट में था. So there are 52 subjects defined and enlisted under list 3 of the 7th schedule of the Constitution of India, which forms the joint domain of both the state government and the union territories of India as well as the central government of India. Initially, education was the subject of state list. But under 42nd Amendment of the Constitution 1976, education became a concurrent list subject, which enables the central government to legislate on the subject matter of education. Education, which was initially a state subject, was transferred to the concurrent list by ऊपर लिखा है 42nd Amendment. 42nd Amendment is also called the mini constitution. उसमें और भी काफ़ी प्रोविजंस ऐड हुए थे जो हम पहले हमारा ठीक है जो हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट आगे देखेंगे अमेंडमेंट एक्ट्स में, तब उसमें डिटेल्स में सब जाएंगे किस में क्या ऐड हुआ था. तो 42nd एंड 44th दो अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए थे 76 और 78 में. Now question number 29. Which one of the given subject is not correctly matched with your list? Forest concurrent, stock exchange concurrent, post office saving bank union, public health state. स्टॉक एक्सचेंज जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है. Stock exchange and post office saving bank are the subject of union list, while the public health is the subject of state list. Forest is the subject of concurrent list. Initially it was the subject of state list. मतलब पहले फॉरेस्ट भी स्टेट लिस्ट में आता था, बाद में उसे भी
कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया। नो मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। तो यूनियन लिस्ट, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, ये मालूम है स्टेट में आता है। स्पेस रिसर्च, सेंसस, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। तो यूनियन लिस्ट में आता है आपका सेंसस, जनगणना। स्टेट लिस्ट में पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, कंकरेंट में पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, पीछे भी देखा था हमने। और जो स्पेस रिसर्च है अपना हमारा रेसिडुअरी सब्जेक्ट में आता है। ये क्वेश्चन शायद पूछा भी गया था कि स्पेस रिसर्च हमारा किस लिस्ट में आता है। बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव ए बेयरिंग ऑन एजुकेशन? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन डी, क्योंकि सभी में कहीं ना कहीं एजुकेशन का बात जरूर किया हुआ है। All the provisions are somehow related to education. Article 45 of Part 4, Directive Principle deals with the free and compulsory education for children. Article 243(4) empowered the Panchayat and Rural Authority to make provision for education. 5th, 6th and 7th schedule are also indirectly related to the education. Now question number 32. Which one of the following schedules of the Constitution of India contains provision regarding anti-defection? हमने देखा ये 10th शेड्यूल में है, by 52nd Amendment Act 1985. The 10th schedule, which contains anti-defection law, was added by 52nd Amendment Act 1985 in the Indian Constitution. It contains provisions regarding anti-defection laws and lays out the process by which legislators may be disqualified on the grounds of defection. Now question number 33. In which schedule of the Indian Constitution anti-defection law is placed? So first 10th schedule. Constitution 10th schedule related to anti-defection law. The 10th schedule of Indian Constitution deals with anti-defection. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। Which one of the following is not included in the Union list in the 7th schedule of the Indian Constitution? Union list में क्या नहीं है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेंसस, गैस। तो ये गैस है, वो यूनियन लिस्ट में नहीं आता। गैस कंकरेंट लिस्ट में आता है, सॉरी स्टेट लिस्ट में आता है। गैस इज रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट। Which one of the following is not included in the Union list of the Constitution? डिफेंस आएगा, फॉरेन अफेयर्स आएगा, रेलवेज, एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर इज ए पार्ट ऑफ स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट में आता है ये। Which one of the question number 38. Which one of the following is included in the state list under the 7th schedule of the Indian Constitution? हमने देखा एजुकेशन, ये नहीं, कंकरेंट में आता है। इलेक्ट्रिसिटी, ये भी कंकरेंट लिस्ट में आता है। रेलवे, पुलिस और फॉरेस्ट। फॉरेस्ट पहले स्टेट में था, फिर यूनियन में। तो फिर जो रेलवे पुलिस है वो रेलवे जाती है यूनियन के अंदर में, बट रेलवे पुलिस है वो स्टेट लिस्ट में आता है, ये याद रखना है। इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायती राज सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड? तो पंचायती राज जाहिर सी बात है स्टेट्स, ये स्टेट लिस्ट में है। नो क्वेश्चन नंबर 40. Which one of the following subject is in list 3 concurrent list of the 7th schedule of the Constitution of India? Criminal procedure, police, prisons, public order. So criminal procedure concurrent list में। Criminal procedure is the subject of concurrent list in the 7th schedule, while public order, prisons and police are the state list. Now marriage, divorce and adoption are an entry in the 7th schedule of the Constitution under the Union list, state list, concurrent list, या डी, none of this. So ये था concurrent list में। Marriage, divorce and adoption are the subject of list 3, that is concurrent list, as entry number 5 in the 7th schedule.
Question number 42. The right of the government to impose taxes and fees is provided in which list of the Constitution? So, Article 246 of the Indian Constitution distributes legislative powers including taxation between the Parliament of India and state legislature. Schedule 7 enumerates these subject matters with the use of three lists: List 1, List 2, and List 3. Thus, the right to impose taxes and fees by the union and state is provided in 7 schedules of the Constitution. Same इसमें 3 लिस्ट है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड concurrent list. Which of the following is in the state list? Railway police, corporation tax, census, economic planning. कभी हम देखा railway police is in the state list. The railway is a subject of union list, but railway police is a subject of state list. Corporation tax and census are under union list, but economic and social planning is subject of concurrent list. Land reforms comes under the subject of land reforms जो है the state का subject है. Land reform is the subject of state list. Land Reform Act has been added to Schedule 9 of the Constitution by First Amendment Act 1951 to provide constitutional protection to states on matters of reform acts. The question number 45. Which schedule of the Constitution of India contains special provisions for the administration and control of scheduled areas in several states? यह था 3rd, 5th, 7th and 9th. तो ये 5th शेड्यूल. तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स है. Schedule 5 of the Constitution provides for administration and control of scheduled areas and scheduled tribes except in the states of Assam, Tripura, Meghalaya and Mizoram. AMTM याद करते हैं इसको. The provisions of administration of tribal areas in these states is provided by 6th schedule. 6th schedule में ये AMTM का जो शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन का जो है शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स में वो 6th शेड्यूल में दिया हुआ है. प्रोविज़न ऑफ शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू विच स्टेट. अगर AMTM में याद रखेंगे तो याद रहेगा. असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर. सो इट्स M है बट ये मणिपुर नहीं है. इट्स मिज़ोरम. द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ Assam, Tripura, Meghalaya and Mizoram are provided in 6th schedule, but the state of Manipur is not covered under this schedule. Question 47. The 6th schedule of the Constitution deals with the administration of tribal areas of which of the following? Meghalaya, Tripura, Mizoram, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Uttarakhand, Manipur, Jharkhand, Nagaland, Arunachal, Tripura. So option B. Question 48. The provision of the 5th and 6th schedule in the Constitution of India are made to protect the interest of scheduled tribes, determine the boundary between states, determine the power, authority and responsible of panchayats, protect the interest of all the border states. So हमने देखा correct answer होगा वो protect the interest of scheduled tribes. Special provisions are laid down by the 5th and 6th schedule in the Constitution of India to protect the interest of scheduled tribes. Now question 49. The constitutional status has been given to Panchayat under Article, ये होगा Article 243. और कहाँ से कहाँ तक? From Article A to O. 73rd Amendment 1992 added a new part of 9 to the Constitution titled the Panchayat, covering provisions from Article 243 to 243O, and a new 11th schedule covering 29 subjects for the functioning of Panchayat. तो ये 29 सब्जेक्ट ये भी याद रखना है. ये भी इम्पोर्टेंट है कि कितने सब्जेक्ट्स हैं पंचायत में. तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, कौन सा शेड्यूल, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट
किस पार्ट में ऐड हुआ और कितने सब्जेक्ट। तो 73rd पार्ट 9 में ऐड हुआ, आर्टिकल 243 to 242 ओ 11th शेड्यूल एंड 29 सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 50, द 11th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू म्यूनसिपैलिटी, पंचायती राज, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप या रिमूवल ऑफ करप्शन। तो 11th इज पंचायती राज, 12th जो है वो म्यूनसिपैलिटी से है। The provision that no bill imposing tax can be introduced in the legislature except on the recommendation of the president is covered in the Constitution of India under 117, Article 117, Article 266, Article 306, Article 307। तो आंसर होगा ए, आर्टिकल 117। एक्सप्लेनेशन देखें तो according to Article 117, special provision as to financial bills are made as a bill or amendment making provision for any of the matters regarding the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax shall not be introduced or moved except on the recommendation of the president। मतलब प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना कोई भी बिल जिसमें टैक्स का इम्पोजिशन या एबोलिशन या रेमिशन कुछ भी मेंशन किया हुआ है वो पेश नहीं होगा। प्रोवाइडेड दैट नो रिकमेंडेशन शैल बी रिक्वायर्ड अंडर दिस क्लॉज फॉर द मूविंग ऑफ एन अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजन फॉर द रिडक्शन और एबोलिशन ऑफ एनी टैक्स। क्वेश्चन नंबर 52, स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल्स इज गिवन इन आर्टिकल, देखा इट्स आर्टिकल 117। So special provisions in regard to financial bill is provided in article 117. Its 3 clause gives various conditions for financial bills. Article 119 gives provision for regulation of procedure in parliament in relation to financial business by law. While Article 121 imposes a restriction on the discussion in the Parliament with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or High Court in the discharge of his duties. Article 123 is related to promulgation of an ordinance by the President. Question number 53. Which one of the following articles of the Indian Constitution provide for all India services? So ये आर्टिकल 310, 311, 312 है, 313। सो आंसर विल बी 312। आर्टिकल 312 of the Indian Constitution provides for all India services. If the Council of State has declared by resolution supported by not less than 2/3 of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest for the creation of one or more all India services, तो ऑल इंडिया सर्विसेज कहाँ से बनता है? काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा से। पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। Which one of the following pairs, institutions and articles of the Constitution is properly matched? Supreme Court of India 318, Election Commission of India 324, Union Public Service Commission 332, Attorney General 351। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सेम क्वेश्चन 66 BPSC ने पूछा था, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में दिया हुआ है। सो पार्ट 15 आर्टिकल 324 to 329 is related to elections. According to article 324(2), the election commission shall consist of elections of chief election commissioner and such a number of other commissioners as the president may from time to time fix. Its main function is superintendence, direction and control of election. The provision of a Supreme Court is in article 124, UPSC is in article 315 and Advocate General is in article 165, while article 351 is related to directive of the for the development of
हिंदी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट पूछा है मतलब सही मिलाप नहीं है। सो आर्टिकल 39 है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इसमें करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 48। द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज गिवन इन आर्टिकल 50, while article 48 provides for the organization of agricultural and animal husbandry. So option D correct. Now question number 56, match list 1 and list 2 and select the correct answer using the code given below the list. 124 आर्टिकल 5 352 245। तो 124 अभी मैं देखा यूनियन जुडिशरी से रिलेटेड है, जो सुप्रीम कोर्ट का गठन बाय आर्टिकल 124। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप से है, आर्टिकल 5 to 11। 352 इमरजेंसी प्रोविजंस एंड 244 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। सो 1 2 3 4 सामने सामने है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सेम इसमें मेंशन किया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेट द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 14, आर्टिकल 36, आर्टिकल 74, आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 14 है हमारा राइट टू इक्वालिटी से, A3। आर्टिकल 36 होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 74 है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड आर्टिकल 368 है अमेंडमेंट प्रोसीजर्स। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है वो एज पर आर्टिकल 368 में उसमें मेंशन किया हुआ है। So Article 14 is related to right to equality, Article 36 is related to directive principles of for state policy, Article 74 is related to Council of Ministers, and Article 368 provides procedure for the amendment of the Constitution. Now match list 1 with list 2 and give the correct answer. List 1 to admit new state by law, the right to equality, protection against arrest and detention, and the power of the president to assent the bill। तो 2 पेजेस में तो डायरेक्टली यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो एडमिट न्यू स्टेट बाय लॉ आर्टिकल 2 में है, द राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 22, एंड द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू assent to bills आर्टिकल 1111। So option B correct. Now question 59, match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below. List 1 articles 54 75 155 164। List 2 election of the president of India, appointment of prime minister and cabinet, appointment of governor of state, and appointment of chief minister and council of ministers। तो आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर ए 1 2 3 4। मतलब आर्टिकल 54 इज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 75 इज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, एंड आर्टिकल 164 इज कंपोजिशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ Article 155 is appointment of the governor of a state, and Article 164 is appointment of the chief minister of and council of ministers of state। So लिस्ट 1 में 4 थे, लिस्ट 1 में 5।
Now again match list 1 with list 2 and select the correct answer. Article 323A, Article 324, Article 330 and Article 320. Election, Administrative Tribunals, Functions of Public Service Commission and Reservation for of seats for SC and ST in Lok Sabha. So 323A is for Functions of Public Service Commission. 324 हमने देखा अभी, ये है इलेक्शंस का, मतलब इलेक्शन कमीशन का, तो इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शंस कराती है, दैट इज रिलेटेड टू 330 है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC and ST इन लोकसभा एंड आर्टिकल 320 फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. 323 administrative tribunals, 324 election, 330 reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes in Lok Sabha and article 320 functions of public service commission. Now again match list 1 with list 2 and select the correct answer. फिर यहाँ में पूरा नहीं दिख रहा, so we'll directly go to the answer. Constitutional amendment 368, Finance Commission 280, Financial Emergency 360, All India Services 312. So option A4, B3, C1 and D2. तो आगे ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन 61. तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 फाइनेंस इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 2 फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 फाइनेंशियल इमरजेंसी कहाँ जिक्र है, तो 368 में एंड ऑल इंडिया सर्विसेज इन आर्टिकल 312. नाउ अगेन मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. तो CAG आर्टिकल 148, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, A3, B2, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर्टिकल 323 एंड UPSC इन आर्टिकल 315. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. यहाँ पर सामने सामने देख लेंगे तो याद रहेगा. CAG in Article 148, Finance Commission Article 280, Administrative Tribunal Article 323A, and Union Public Service Commission in Article 315. Now question number 63. Which of the following is matched correctly? Article 17 equality before law not matched. Article 78 establishment of parliament not matched. Article 17 is for untouchability. 78 में प्राइम मिनिस्टर्स का पावर्स के बारे में दिया हुआ है. आर्टिकल 192 सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर्स नॉट. आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. सो आर्टिकल 252 is the correct answer. The proclamation of emergency is provided in the Article 352, so option D is correct. While Article 17 is related to abolition of untouchability, Article 78 is related to duties of Prime Minister regarding furnishing of information to the President, and Article 192 is related to decision on the questions of disqualification of members of House of the Legislature of State. Question 64. Again match list 1 with list 2. Article 215, 222, 226 and 227. The correctly matched Article 215 है हाउ कोर्ट्स टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, मतलब हाई कोर्ट्स के सारे जजमेंट इज टू बी केप्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ आर
court of record. Article 222, transfer of judges from one high court to another high court. Article 226, writ jurisdiction of high courts. And Article 227, high court's power to superintendence over all courts. From this, option A is correct. Now question number 65. Again, match list with one with list 2. Article 76, 78, 75 1 and 131. तो 76 है अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर, 78 है CAG, 75 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 76 is I think Attorney General of India. Yes, sir. 6 is Attorney General of India. 148 is CAG. 75 1 is appointment of union ministers, and 130 is jurisdiction of Supreme Court. So A3, B1, C4 and D. A3, B1, C4. So option B. (76) is Attorney General of India. Article 148 is Controller and Auditor General of India. Article 75 1 appointment of union ministers, and Article 131 jurisdiction of the Supreme Court. Now question 66, match list 1 with list 2. Equality before law, right to work, just and humane conditions of work, free and compulsory education for चिल्ड्रन. तो इक्वलिटी बिफोर लॉ है हमारा आर्टिकल 14, राइट टू वर्क आर्टिकल 41, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क आर्टिकल 42 एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन आर्टिकल 45. सो A3 कहाँ है? ऑप्शन बी में. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, राइट टू वर्क आर्टिकल 41 में, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क आर्टिकल 42 में, एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन आर्टिकल 45 में. ये चारों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 42 भी पूछता है बहुत बार, एंड आर्टिकल 45 ऑल्सो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, नो. पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप, नो. पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज़, एंड पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, DPSP. तो हमने देखा है पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है. पार्ट 2 इज़ फॉर सिटीजनशिप. पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप. पार्ट 3 इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स. पार्ट 4 इज़ फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. And part 4 is related to fundamental duties, and part 5 is related to union. Now question number 68, match list 1 with list 2 and select the correct answer. Part 9 of the constitution, part 8 of the constitution, part 4A of the constitution and part 9A of the constitution. तो हमने पहले देखा पार्ट 9 है, दिस इज़ फॉर पंचायत. पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन टेरिटरी. पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज़, एंड पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, म्यूनसिपैलिटीज़. सो 3-1-4-2. So option A will be the correct option. 38. Part 9 Panchayat, Part 8 Union Territories, Part 4A Fundamental Duties, and Part 9A is for municipalities. Which of the following is not correctly matched? Not correctly matched. Panchayat Part 9 correctly matched. Municipalities Part 9A correctly matched. Cooperative societies Part 9B
करेक्टली मैच ट्रिब्यूनल्स पार्ट 10 नॉट करेक्टली मैच ट्रिब्यूनल्स है पार्ट 14A. Match list 1 with list 2 and select the correct. Fundamental rights, fundamental duties, the union, emergency provision. तो fundamental rights है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो A2. फंडामेंटल ड्यूटीज़ है पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यूनियन क्या है पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और इमरजेंसी प्रोविज़न पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो करेक्ट आंसर ए. नीचे भी वही है. फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन पार्ट 5 और इमरजेंसी प्रोविज़न पार्ट 18. Now question number 71. Match list 1 with list 2 and select the correct answer. Part 15 of the Constitution, Part 16 of the Constitution, Part 17 of the Constitution and Part 8 of the Constitution. So Part 15 is related to election. Part 16 special provisions in relation to certain classes. Part 17 official language. Part 18 emergency provisions. So I think in this chapter ये 71 तक ही है और आगे से हम लोग कवर अप करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रीएम्बल का. पहले प्रीएम्बल होता क्या वो हम पढ़ के सुनेंगे. व्हाट इज़ द प्रीएम्बल, क्या लिखा हुआ है प्रीएम्बल में, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वी विल गो थ्रू दैट. प्रीएम्बल में कौन से पहले कितने क्या क्या थे, SDR सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पहले था प्रीएम्बल में, बाद में उसमें सेक्युलर एंड सोशल ऐड किया गया. तो वी विल गो इन द नेक्स्ट वीडियो. तो फॉर नाउ यहीं तक मेरे लिए, मेरी तरफ से. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रीएम्बल. तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो. गुड बाय.